हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में चार टॉपिक के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे जीपीपी के बारे में, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। एफआईपी के बारे में, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एएचएसपी के बारे में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के बारे में। फिर पढ़ेंगे एनक्यूएएस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जीपीपी के बारे में। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। द जीपीपी फार्मेसी प्रैक्टिस्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी सर्विस। जो हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है हॉस्पिटल फार्मेसी में सेकेंड स्टैंडर्ड है फार्मेसी सर्विसेज की, जो कि क्रिएट किया गया था एफआईपी के द्वारा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा 1992 में किया था। जीपीपी की शुरुआत हुई थी। फिर बात कर लेते हैं कुछ एफआईपी के बारे में, थोड़ी बहुत इसमें फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एफआईपी इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये 1912 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन काम था फार्मेसी को इस्टेब्लिश करना और उसके प्रोफेशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाना। एफआईपी का बहुत ही बड़ा काम था, उसका मेन एम था। फिर हम पढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं जीपीपी के पॉइंट्स में। एवरी प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट शुड मेक श्योर दैट दे ऑफर सुटेबल पॉसिबल केयर टू द ईच पेशेंट। हर एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट का एक मेन यही काम होना चाहिए कि वो हर एक पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड कराए। फिर जीपीपी मेक्स इट्स पॉसिबल एंड अचीव दिस कमिटमेंट। और जीपीपी इस कमिटमेंट को बहुत ही ज़्यादा अचीव करने की पूरी कोशिश करती है। फिर हम बात करते हैं एम की, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं जीपीपी के। ए फार्मेसी सर्विस इंक्लूड पार्टिसिपेशन इन इनिशियल टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़। जीपीपी का पहला काम होना चाहिए फार्मेसी सर्विसेज में एक कोई भी पार्टिसिपेट करे वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में जिसमें वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके और डिसीज़ से दूर कर सके। कैसे भी पब्लिक को, पेशेंट को, किसी भी तरीके से लोगों को स्वस्थ रखना है, तो ये मेन एम होता है जीपीपी का। सेकेंड एम क्या है? इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम थेरापेटिक बेनिफिट। थेरापेटिक बेनिफिट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा मेडिसिन प्रोवाइड कराए और ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड कराए जिसकी कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो, और अगर हो भी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे। और जो क्वालिटी होती है ड्रग की वो बहुत ही अच्छी देनी चाहिए। किसी भी जीपीपी का ये मेन एम होता है। द गोल ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस का मेन गोल, मेन जो उसका लक्ष्य है वो ये है कि वो इज़ टू ऑफर ड्रग एंड अदर हेल्थ केयर गुड्स, कि वो ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करे और ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराए पीपल्स को, और पीपल्स को गाइड करे, अपनी सोसाइटी को गाइड करे कि कोई भी अगर मेथड आप ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मेथड यूज़ करें अपनी कोई भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ये एम हो गए जीपीपी के। अब हम जानते हैं कि जीपीपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। अकॉर्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है जीपीपी की। अकॉर्डिंग टू जीपीपी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पेशेंट केयर होनी चाहिए और पेशेंट का ही कल्याण होना चाहिए, मतलब पेशेंट वेलफेयर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जीपीपी के अनुसार द फार्मासिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड इंक्लूड प्रमोशन ऑफ नेशनल ड्रग एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग। जो जीपीपी है उसके उसके कारण, मतलब एक तरीके से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ड्रग हमें, मतलब जो पेशेंट को पहुंचा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पहुंचने चाहिए और उसका जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू जीपीपी द मेन एम ऑफ फार्मेसी सर्विसेज इज़ फोकस ऑन पेशेंट। पेशेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जीपीपी का ये मेन एम होता है। दैट मीन्स फार्मेसी सर्विसेज शुड बी पेशेंट सेंटर्ड, मतलब पेशेंट को ध्यान में रखते ही उसकी कोई भी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो पेशेंट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ जीपीपी। एलिमेंट्स का मतलब होता है एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जीपीपी की। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी ऐसी एक्टिविटी कराएं जिसकी वजह से जो हेल्थ, गुड हेल्थ है उसका प्रमोशन हो सके, डिसीज़ से प्रिवेंट कराया सके और बहुत ही अच्छी
हेल्थ पेशेंट को मिल जाए, ऐसी इसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीपीपी की। दूसरी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ एंड डिस्पेंस ऑफ ड्रग्स, मतलब जो भी रिलेटेड टू यूज़, मतलब कोई भी ड्रग है उससे किस तरीके से यूज़ करें और उसको कैसे पेशेंट को दें, ये इसकी एक एक्टिविटी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल्फ केयर, खुद की केयर भी उसकी करनी चाहिए पेशेंट को। जैसे अगर किसी भी जैसे पेशेंट को कोई भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं वैसे उसको हमें ट्रीटमेंट करने चाहिए और सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर हम पढ़ें हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी, इस तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं फार्मेसी। FIP और बेसल स्टेटमेंट होता है, AHSP होता है, NQAS होता है और NABH होता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमने बताया था FIP। FIP भी क्या होता है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, इसने ही GPP को इस्टेब्लिश किया था। तो FIP इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी को रिप्रेजेंट करती है, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। ये 1912 में स्टेब्लिश्ड हुई थी, हैज्यू नीदरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस बार तो MCQs है तो ये आ सकता है और ये ईयर भी आ सकती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके एम देने की क्या उद्देश्य है FIP का? द मेन एम ऑफ FIP इज़ टू रिप्रेजेंट फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फार्मेसी को इसको रिप्रेजेंट करना इसका मेन एम है और प्रमोट करे फार्मेसी प्रैक्टिस को ग्लोबली, पूरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में फार्मेसी को रिप्रेजेंट करना ही इसका मेन एम होता है। इन 2008 अ कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड। इन 2008 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्विट्ज़रलैंड में, बेसल स्विट्ज़रलैंड में, उसमें बताया गया था कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी को रन कराने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद जब ये वाला स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद 2014 में भी एक और कॉन्फ्रेंस हुई, उसी कॉन्फ्रेंस को मतलब रिवाइज़ किया गया एक तरीके से। एक और कॉन्फ्रेंस हुई जो कि हुई थी बैंकॉक में, उसमें एक और स्टेटमेंट दिए गए, 65 स्टेटमेंट दिए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ 6 एरिया को कवर करते हैं। वो 65 स्टेटमेंट कौन कौन सी एरिया को कवर करते हैं? पहला है प्रोक्यूरमेंट, फिर इन्फ्लुएंस ऑन प्रेस्क्राइबिंग, सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट होता है, फिर इन्फ्लुएंस ऑन प्रेस्क्राइबिंग, मतलब प्रेस्क्राइब मेडिसिन करेंगे सबसे पहले हम, कोई भी डॉक्टर होगा वो पहले मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा। थर्ड है प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मतलब फिर उस मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको डिलीवर करके उस जगह पे पहुंचाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, उस मेडिसिन को इनटेक कराना पड़ेगा। फिर उस मेडिसिन को इनटेक कराने के बाद पांचवा है कि मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, फिर उसको देखेंगे कि ह्यूमन उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इसका 6 एरिया है। तो ये हो गया हमारा FIP के बारे में। अगर इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आएगा तो इतने ही के बीच में आप लिख देना। फिर हम बात करते हैं AHSP के बारे में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के बारे में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1942, ये 1942 में स्टेबल हुई थी, मैरीलैंड में, US में। इसका हेडक्वार्टर बेथेस्डा में है। इसमें बेथेस्डा ये भी आ सकता है तो इसको भी याद रखना। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ 58,000 मेंबर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 58,000 मेंबर से मिलके बनी हुई है, जिसमें फार्मेसी टेक्निक्स, फार्मासिस्ट एंड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल फार्मासिस्ट भी इसमें इंक्लूड हैं, सारे मिला के 58,000 मेंबर हैं। जो AHSP है उसका एम क्या है? द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी रिप्रेजेंट ऑल फार्मासिस्ट, ये सारे फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमें पेशेंट की केयर प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल में एंड अदर केयर सेंटर भी प्रोवाइड कराती है। दूसरा एम क्या है? द मेन एम ऑफ AHSP इज़ टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, किसी भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम गाइडलाइन बनाती है AHSP। फिर हम बात करते हैं इसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए AHSP के लिए। ही और शी शुड बी नॉलेज ऑफ एब्रीविएशन, अगर कोई भी फार्मासिस्ट है
उसको एब्रीविएशन, सिम्बल्स और फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन टर्म्स के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो कभी कोई डॉक्टर को भी शॉर्ट में लिख दे तो उसे आना चाहिए ना कि उसमें शॉर्ट में क्या लिखा है, और तभी वो डिस्पेंस कर पाएगा अच्छे तरीके से। सेकेंड क्या होता है कि ही और शी शुड हैव नॉलेज ऑफ मेडिकेशंस, उसको सारी मेडिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, और फार्मेसी डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करना है, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हैंडल कर, पैकेजिंग प्रोसेस को कैसे हैंडलिंग करनी है, तो ये आनी चाहिए उसको। थर्ड है ही और शी शुड बी कैपेबल टू डूइंग मैथमेटिक कैलकुलेशन, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में मतलब आनी चाहिए कैलकुलेशन, तभी तो कोई भी डोजेस फॉर्म का कैलकुलेशन कर पाएगा। ही और शी शुड बी कैपेबल टू डूइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, किसी भी फार्मेसी को रन कराने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छे से आना चाहिए, वरना हम रन नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि जब हम कोई भी मेडिसिन मंगाएंगे, हमें स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं है कि कितना हम मंगाएं, कितना मतलब हमें ज़रूरत है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ही और शी शुड हैव नॉलेज ऑफ ड्रग डोजेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसे डोजेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन कितने डोज में देनी चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि IM देना है, IV देना है कि ओरल लेनी है, और डोजेस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी AHSP के मेंबर बनने के लिए। ही और शी शुड हैव नॉलेज ऑफ ड्रग प्रोडक्शन, लेबलिंग, पैकेजिंग आनी चाहिए रिलेटेड टू कोई भी टेक्निक से रिलेटेड प्रोसेसेस से। हैव नॉलेज ऑफ टेक्निक यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स, कैसे मतलब टेक्निक्स मतलब जैसे किस तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट्स को, पेरेंटल प्रोडक्ट्स को कैसे स्टोर करना है, ये आनी चाहिए उसको। और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम आना चाहिए उसको। तो ये सारी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होती हैं किसी भी फार्मासिस्ट के लिए। फिर हम पढ़ते हैं NQAS के बारे में। NQAS का फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। द NQAS वॉज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको इनिशिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में विद द गोल ऑफ एनहेंसिंग द पब्लिक हेल्थ रिलेटेबिलिटी इन कम्युनिटी। मतलब इसमें क्या था कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको बनाया था विद एक गोल के साथ कि जो पब्लिक हेल्थ है किसी भी कम्युनिटी में, तो उसको अच्छे से अच्छी वो मेडिसिन मिल सके, केयर मिल सके, इसलिए। फिर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ NQAS, उसमें क्या क्या मतलब उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, कि उसमें कौन कौन ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमेटी होती है, दूसरी स्टेट, उस सबसे ऊपर आती है सेंट्रल क्वालिटी, उसके नीचे आती है स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, फिर तीसरी आती है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, फर्स्ट आती है स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी। इसके अंदर आता है द स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू पॉलिसी एंड टेकिंग डिसीजन एंड प्रोवाइड गाइडलाइन टू डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ये क्या करती है कि जो स्टेट वाली है स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस, ये कोई भी पॉलिसी बनाती है और डिस्ट्रिक्ट के लिए कि वो वहाँ पे भेजें और बेटर से बेटर पेशेंट की केयर हो सके। फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ड्यूटीज़, बहुत सारी ड्यूटीज़ निभाती है, जैसे कि हैंडलिंग कंप्लेंट्स दैट कस्टमर है फील्ड अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो भी कंप्लेंट्स आती हैं कस्टमर की, उसको जो वहाँ पे विज़िट कर चुका है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको ये हैंडल करते हैं। एंड इंश्योर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और इंटर डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखते हैं। इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग इंटरमीडिएट सब कमेटी, स्टेट फैमिली प्लानिंग इंटरमीडिएट सब कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम आती है इसके अंदर। फिर NQAS आर करेंटली अवेलेबल। NQAS कहाँ कहाँ पे पाया जाता है आजकल? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पाया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पाया जाता है, CHC जिसको कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पाया जाता है, जो नॉर्मल गांव में होते हैं ना, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये पाया जाता है NQAS। इसमें सबसे मेन एम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद कर लेना कि पहले सेंट्रल अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो स्टेट को भेजेगी, अगर कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगी तो वो डिस्ट्रिक्ट को भेजेगी, और डिस्ट्रिक्ट बनाएगी कोई भी तो वो नॉर्मल पीपल पे ही अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।